राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास, मेरे साथ हैं नन्हे पहलवान। राम राम जी। नन्हे पहलवान, जी। फरीदाबाद से मात्र 15 किलोमीटर दूर, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर दूर, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली से मात्र 41 किलोमीटर दूर, ब्लैक मनी, हराम के पैसे से एक यूनिवर्सिटी खड़ी होती है। उसमें तमाम नेताओं का, अफसरों का और तमाम जरायम पेशा तरीकों से कमाया गया पैसा इन्वेस्ट होता है, विदेशों से फंडिंग होती है और सारे नियम कानून ताक पर रख के उस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी जाती है। एग्रीकल्चरल लैंड खरीद के बिना सीएलयू कराए, चेंज ऑफ लैंड यूज, 70 एकड़ का सीएलयू के बगैर या नियमों को ताक पर रख के बैकडेट पे सीएलयू वगैरह सब कुछ। जी। कोई ना कोई तो पाल रहा था ना यूनिवर्सिटी को। हुड्डा साहब की सरकार थी हरियाणा में, जी। केंद्र में सोनिया जी की सरकार थी। नाम अल फलाह। जो कौम अपने भोजनालय का नाम शिव शंकर भोजनालय रखती है, अन्नपूर्णा भोजनालय रखती है या 5 स्टार ढाबा रखती है, वो दिल्ली में अल फलाह नाम से, अरबिक नाम से यूनिवर्सिटी खोल रहा है। उसका कारण है ना जी, जब आप हरिद्वार और दिल्ली या ऋषिकेश दिल्ली या कहीं भी ढाबा खोलते हैं ना बाबा जी, या रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो आप उस रोड पे चलने वाले आम हिंदू को टारगेट करते हैं कि वो आएगा मेरे यहाँ खाना खाएगा। हाँ, शिव शंकर भोजनालय, जय श्री कृष्ण भोजनालय, शुद्ध हिंदू वैष्णव भोजनालय। तो वो हिंदू मेरे यहाँ आएगा और खाना खाएगा। उसको, उस भोजनालय को खोलने के लिए अरब से या दीनी तरीकों से फंडिंग नहीं चाहिए थी। उसका डे वन से एक टारगेट था। जब उसने कॉलेज भी खोला था ना, तब भी उसका विजन क्लियर था। उसने जब कॉलेज खोला 97 उसको में, यह भी मालूम था कि स्टूडेंट भी सब वही आएंगे। नहीं, उसने पहले दिन से जब उसने नाम रखा था ना अल फलाह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, उससे पहले अल फलाह, वो जो उसकी चिटफंड कंपनी थी ना, हाँ, उस जहां बैंक से का पैसा, नाम भी, उसका नाम भी, बैंक तो था ही नहीं, वो फाइनेंस कंपनी थी जी, वो भी अल उसका नाम फलाह भी थी। अल फलाह था। तो उसका क्या था कि दीनी भाइयों में और जो मिडिल ईस्ट में बैठे हैं बड़े डोनर्स, उनको कैसे अट्रैक्ट करोगे? तो दबे कुचले मुसलमान को मैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाऊंगा। भाई एक बात बताइए ना, पाकिस्तान इतने दिनों तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए क्या कुछ करता है? उसको कोई साइंटिस्ट ही नहीं मिलता था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर सके। तो अगर आप एक काम करिए ना, आप एक प्रोजेक्ट लेके जाइए मिडिल ईस्ट में कि मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट तैयार करूंगा जी, आप मुझे फंड करो, आपको सवेरे फंडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। बस आपके नाम के आगे पीछे मोहम्मद या खान लगा होना चाहिए। तो पहले दिन से उनको एक बात क्लियर थी। अच्छा, हुड्डा सरकार का इतना प्रेशर क्यों था? या सोनिया जी का? सोनिया हुड्डा जी की का मालकिन कौन है? एक वेटिकन। हुड्डा के मालिक अंततः तो वेटिकन वाले हैं ना। चेहरा सोनिया हो सकती हैं, फ्रंट सोनिया हो सकती हैं, पर हुड्डा के मालिक कहीं ना कहीं वेटिकन हैं। हुड्डा को भी अंत में पता है कि तो मुझे जब जवाब देना है तो सोनिया गांधी को वो जवाब आगे जाके वेटिकन को देना है। और इन सबका एक टारगेट है, सनातन को खत्म करो। आज पंजाब में क्रिश्चियनिटी इतना फल फूल रही है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी चर्च जलंधर में, लामबड़ा में बन रही है। भगवंत मान सरकार क्या कर रही है? उससे पहले कांग्रेस क्या कर रही थी? खोजेवाल। नहीं 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 नहीं, लामबड़ा में बन रही है, अंकुर नरूला वाली। अच्छा, खोजेवाल वाली से बड़ी है वो? हाँ, वो पास्टर देओल खोजेवाल कपूरथले वाले से तो बहुत बड़ी है। एशिया की सबसे बड़ी चर्च बन रही है भाई। आप सोच के देखिए कि इंडिया में टोटल क्रिश्चियनिटी 1% से कम होगी। एक्चुअल फिगर तो आती ही नहीं। मैं कह रहा हूं 2% होंगे, 3% होंगे। और विश्व की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी चर्च कहां बन रही है? तो इसके पीछे देखिए जो ये ताकतें हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं अंत में जाके सोनिया जी के सामने सरेंडर्ड है, वेटिकन के सामने सरेंडर्ड है, मिडिल ईस्ट के सामने सरेंडर्ड है। मोटी, आप एक बात बताइए, जिस आदमी के पास लोगों का पैसा देने के पैसे नहीं थे और वो भाग रहा था, उसको लखनऊ के मौसी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, जो कई साल जेल में रहता है, 5 या 6 साल,
उसका भाई कॉलेज चला रहा होता है, जो सिर्फ एक मतलब आप कह सकते हैं वो कुछ नहीं, डमी था एक टाइप से। लेकिन वो आदमी अंदर बैठे बैठे फिर उसके 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर के बाद है उसके यहाँ से पुलिस के छापे पड़ने, और इन सब के बीच में 2008 और 6 साल के अंदर एक कॉलेज जो कि बंद होने की कगार पे था, जो कि जिसके 2 हॉस्टल्स किराए की बिल्डिंग्स में चल रहे थे, सेक्टर 21 फरीदाबाद और जामिया नगर में, वो आदमी 2008 में बंद होने के कगार पे होता है और 2014 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलता है, यूजीसी ग्रांटेड यूनिवर्सिटी खोलता है, मेडिकल कॉलेज खोल रहा है। आखिर कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आई है ना। तो अल फलाह नाम रखने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था मिडिल ईस्ट से फंडिंग लाना। अच्छा, आप उस आदमी का पासपोर्ट खुलवा लीजिए ना, आप उसके पहले तो जितने भी फर्जी पासपोर्टों से जाता रहा, नकली नाम से जाता रहा, दूसरे के पासपोर्ट से जाता रहा, अगर वो सब रिपोर्ट्स अगर आज ईडी और एमईए निकालता है ना रिपोर्ट्स, तो वो आदमी कम से कम 100 टूर मारा होगा मिडिल ईस्ट के, एक साल में 4-4 5-5 बार जाना। उसका कारण होता था लिस्ट लेके जाके, देखिए जी इस बार हमने इतने दीनी नए बच्चे गरीब मुसलमान को एडमिशन दिया है, कश्मीरी बच्चों को। उसने मेन टारगेट कर रखा था कश्मीर और सीमांचल के मुसलमानों को। उस यूनिवर्सिटी का आप जब कॉलेज का रिकॉर्ड निकालेंगे ना, इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो सबसे ज्यादा आप पाएंगे कि सीमांचल बिहार के मुसलमान, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीरी मुसलमान आपको सबसे ज्यादा मिलेगा वहां पे। अच्छा, एक चीज बताइए, कल की खबर है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने और एनआईए ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के 50 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर्स और अधिकारियों को इंटेरोगेट किया है। अब इंटेरोगेशन चल रही है, पूछताछ। ये बताइए कि अगर ये यूनिवर्सिटी यूपी में रही होती, आप अब ये सवाल आपने सही पूछा, अब आप सही सवाल पे आए। तो अब तक बाबा ने इस यूनिवर्सिटी का क्या किया होता है, या आगे क्या करते इसका? अल फलाह यूनिवर्सिटी के तो मालिकों को कोई जानता नहीं है। 70 एकड़ की यूनिवर्सिटी है ना, सिर्फ मात्र 70 एकड़ में। आजम खान की यूनिवर्सिटी का क्या हाल किया बाबा ने? जौहर यूनिवर्सिटी का आजम खान का क्या हाल किया? जबकि जौहर यूनिवर्सिटी पे आतंकवाद के कोई आरोप नहीं है, वो आतंकी पैदा करने का कोई आरोप नहीं। जी 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 जी, वो चाहे आतंकी पैदा करने का आरोप हो चाहे ना हो, 2 नंबर के पैसों से कमाई हुई बनाई हुई एक यूनिवर्सिटी थी ना, जिसमें लोगों की जमीन कब्जा की, जबरदस्ती जमीनें कब्जा की गई थी। बाबा ने उस यूनिवर्सिटी का क्या हाल किया? ध्वस्त कर दी, नेस्तो नाबूद कर दी, और आजम खान को जेल में सड़ाया, उनकी पत्नी बेटा समेत। नहीं, और वो जमीन वापस उसके असली मालिकों को रिस्टोर की, वापस दी, और एक ऐसा प्लान बनाया कि आगे कोई उस जमीन को वापस कब्जा न कर सके। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी अगर यूपी में होती ना, यही ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, उसके आसपास कहीं और होती, जेवर, तो अब तक यूनिवर्सिटी की एक एक ईंट जमींदोज हो गई होती, एक एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई होती। और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने वाले जितने स्टूडेंट्स थे ना, इन सबको इंटरोगेट करती यूपी पुलिस बैठा के, और एक्स स्टूडेंट्स को खोज खोज के लाती। 97 से 2025 तक जितने एक्स स्टूडेंट्स थे ना, उनको भी खोज के लाती, उनके रिकॉर्ड्स निकलवाती, उनसे पूछती कि बता बेटा 2008 में जब वो पुलिस उस दिन आई थी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में, उस दिन तुम कहां थे? बटला हाउस एनकाउंटर, बटला हाउस वाले कांड में 2008 अप्रैल में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था, मतलब वो फर्स्ट ईयर वाले थे, 2007 में सेकेंड ईयर वाले, 2006 में थर्ड ईयर वाले, और 2004 में, 2004 से लेके 2025 तक सारे स्टूडेंट्स को निकाल के लाती और एक एक को इंटरोगेट करती, एक एक से पूछती कि बेटा बताओ उस दिन क्या हुआ था, आप तो वहां थे ना, उस दिन हॉस्टल में थे ना बेटा, आप तो फरीदाबाद वाले हॉस्टल में थे ना जहां छापा पड़ा था, बेटा आपके कॉलेज में छापा था, सुना था आपको कॉलेज के अंदर घुसने नहीं दे रही थी, पुलिस खड़ी थी गेट पे। धौस गांव के लोगों को उठा उठा के ले जाती यूपी पुलिस और उन लोग से प्यार से पूछती। धौस के एक प्रधान जी, आपको मैं बताऊं, उन प्रधान जी का किस्सा सुन लीजिए। 4 भाई हैं जहां यूनिवर्सिटी बनी है, दबंग कद्दावर गांव के प्रधान थे धौस के। पर ऐसा सुनने में आता है कि सीएम आवास में सीधी एंट्री थी, जैसे कभी गुरु हनुमान की एंट्री हुआ करती थी ना, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री होती थी उनके आवास में, कि सिर्फ गेट पे बताना होता था कि गुरु जी आए हैं और कोई रोकता नहीं था। वैसे बस बताना होता कि धौस के प्रधान जी आए हैं। अच्छा, उन प्रधान जी की किस्से सुन लीजिए। अब प्रधान जी 4 भाई हैं, चारों भाइयों की पत्नी हुड्डा सरकार में नौकरियां पाई हैं सरकारी, कोई टीचर, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई लेक्चरर।
हुड्डा साहब का इतना प्रश्रय रहा है, तब आप कड़ियां जोड़ते रहिए कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी धौस में कैसे आई, फिर इतनी बड़ी कैसे हुई, जो कॉलेज बंद होने की कगार पे था वो यूनिवर्सिटी कैसे बन गया, मेडिकल कॉलेज कैसे बन नहीं गया। नहीं, इतना बड़ा CLU कैसे मिल गया? हाँ, ये सब तो हुड्डा सरकार। तो अब तक उत्तर प्रदेश होता तो अब तक प्रधान जी को भी उल्टा लटका लिया होता, और उनकी वो चारों भाभियों को भी, और उनके तीनों भाइयों को भी। अब तक आधा धौस गांव उल्टा लटका मिला होता, जिसके लिंक मिल जाते। और देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं जी, एक 8,000 की नौकरी कर रहा है एक लड़का उस गांव में, उस गांव का एक लड़का, वो क्यों पिटेगा भैया अल फलाह के लिए? वो तो सच्चाई बक देगा ना 1 मिनट में कि जी जब तबलीगी जमात हमारे यहाँ आई तो हमारी मस्जिद कैसे रिस्टोर हो गई, रेनोवेट हो गई, नई मस्जिद बन गई, और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद बन गई, यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद बन गई। शुक्रवार को 1 बजे के बाद क्लासेस नहीं लगती हैं जी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आज भी पता कर लीजिए कि क्या भैया शुक्रवार को 1 बजे के बाद क्लासेस लगती हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, जिसको BHU कहते हैं हम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर किसी दिन मंगलवार को हनुमान जी की आरती हो जाए या गंगा आरती का अगर आयोजन कर दिया जाए तो सभी सेकुलर्स के पिछवाड़े में आग लग जाएगी, धुआं धुआं हो जाएंगे। लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी में शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन 1 बजे के बाद पढ़ाई नहीं होती है। तो इतने सेकुलर लोग हैं। और फिर देखिए वही बात, अगला अपने दीन का काम कर रहा है, अगले को पता है कि मुझे क्या करना है, कि मुझे जन्नत नसीब होगी, मुझे 72 हूरें मिलेंगी, शराब की नदियां और पानी की नहरें। अगले को अपना पता है। अब ये तो हमें देखना है कि हमको शत्रु का बोध है। नायब सिंह सैनी साहब से आपको कोई उम्मीद है? नायब सिंह सैनी साहब से क्या, मुझे खट्टर साहब से भी कोई उम्मीद नहीं थी। खट्टर साहब 10 साल फुल फ्लेज्ड सरकार चलाए, पूर्ण बहुमत की सरकार चलाए। 5 साल तो चलाए, चलिए अगला 5 साल नहीं था। उन्होंने कितने गैंगस्टर्स को सुधारा, हरियाणा को कितना क्राइम फ्री किया। अभी पिछले दिनों मैंने सुना है कि डीघल नाम का एक गांव है जहां हजार, 2-2, 4-4 हजार करोड़ के प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं। डीघल बेरी 2 गांव है अगल बगल में, बेरी विधानसभा भी है, बेरी और विधानसभा बहुत बड़ा गांव है। गांव नहीं, उसको तो शहर मान कहना लीजिए, हाँ चाहिए। शहर मान लीजिए। ऐसी हिंदुस्तान में कोई गाड़ी नहीं है जो आपको डीगल गांव में नहीं मिल जाएगी। आप सोच लीजिए और कैसी। मैंने सुना 1,000 फाइनेंसर्स हैं और टोटल मिनिमम जिसका टर्नओवर है महीने का वो 10 करोड़ के आसपास है, और हजार करोड़ महीने के टर्नओवर वाले हजार करोड़ के भी फाइनेंसर्स हैं, महीने के जो कि टर्नओवर मैंने वाले। सुना मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तक को और सबको, हीरा उद्योग, डायमंड दिल्ली उद्योग, दिल्ली में बनने वाली हर बड़ी बिल्डिंग को फाइनेंस करते हैं, हर बड़े कॉर्पोरेट को पैसा देते हैं दिल्ली के आसपास बैठे। डीगल के फाइनेंसर। वहां के एक फाइनेंसर के भी पिछले दिनों मर्डर हो गया था। तो हिमांशु भाऊ नाम के एक गैंगस्टर ने अमेरिका में बैठ के उससे रंगदारी मांगी थी, उसने नहीं दी, तो एक मरवा शादी दिया। में उसका शरेआम सोच के देखिए, चलती शादी में मारने वाला भी जाट, मरने वाला भी जाट। मतलब अगर आप ये सोचें कि मैं जाट हूं और मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो जाट जाट का दुश्मन हुआ पड़ा है। यूपी में आप सोच सकते हैं कोई किसी से रंगदारी मांग दे। कल मेरे एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, तो मुझसे हरियाणा बिहार का हाल पूछ रहे थे। तो मैंने कहा जी आप तो गाजीपुर के हैं ना, हैं, आपके घर से मुख्तारा घर कितना है? तो कहते 30 किलोमीटर है। मैंने कहा आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने गांव क्षेत्र में, या बनारस में, या गाजीपुर में? तो कहते 20-25 साल हो गए। 30 साल हो गए 30 साल हो गए। मैंने कहा आपसे कह रुपए रंगदारी आज तक किसी ने मांगे? मुख्तार छोड़िए, किसी ने, किसी ठाकुर जबकि माफिया ने। गाजीपुर तो माफियाओं का गढ़ है, मिनी चंबल कहा जाता तो था। कहते आज तक किसी ने नहीं। मैंने कहा आपके किसी दोस्त डॉक्टर से मांगी हो? कहते कभी नहीं, आज तक सुनने में नहीं आया किसी ने कहीं मांग ली हो। मैंने कहा आपके मित्र प्रयागराज में थे अतीक का, जहाँ इतनी गुंडागर्दी थी, मैंने कभी पैसे मांगे? अतीक ने बोला नहीं, कभी नहीं मांगे। मैंने कहा आप बिहार में होते ना तो आप अपनी टोटल प्रैक्टिस आपका लड़का बच्चा हर हफ्ते आप उठा ले जाते। नहीं, मैंने कहा आपके बच्चे तो बनारस में रहते हैं ना। मैंने कहा उनको दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, और आप उनको पंजाब और हरियाणा और कहीं बॉम्बे रख के पढ़ाते, और यहाँ आप अपनी टोटल कमाई का 50% हर महीना देते, सालाना कॉन्ट्रैक्ट करते आप कि जी इतना पैसा साल में मैं दे दूंगा, प्रोटेक्शन मनी। हाँ प्रोटेक्शन मनी। तो कहते भैया यूपी में सब नहीं था। मैंने कहा बिहार में यही कुछ था। आज यूपी में किसी माफिया की हिम्मत नहीं है किसी शरीफ आदमी को रे कर दे, रे तू कर दे। मारना पीटना रंगदारी तो बहुत दूर की बात है। बाबा जी नहीं, उल्टा पर हरियाणा टांग का के, इतना बुरा हाल क्यों हुआ कि वहां पे पंजाब और हरियाणा में इस वक्त एक्सटॉर्शन, रंगदारी का मैं इतना बुरा हाल है, आप सोच लीजिए।
मैं उसके लिए बताता हूं। उसके लिए जिम्मेदार है एक शख्स जिनका नाम है मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कसम खाता हूं कि हरियाणा और पंजाब को बर्बाद करके मारूंगा, उनका तुष्टीकरण कर करके ये बिल्कुल ये तुष्टीकरण का नतीजा, नहीं तो कोई सरकार और पुलिस चाहे तो गुंडे बदमाशों मैं को एक लेटेस्ट हफ्ते में सुधार। पुरानी किस्से छोड़िए, लेटेस्ट आज चंडीगढ़ को घेर के खालिस्तानी और निहंग्स और किसान जत्थेबंदियां बैठे हुए हैं। पूरी यूनिवर्सिटी पे कब्जा करके। मैटर पंजाब यूनिवर्सिटी का था, मैटर सॉर्ट आउट हो चुका था, नोटिफिकेशन जो केंद्र ने जारी किया था उसको होल्ड कर दिया था, बातें चल रही हैं। और ऐसा है कि ठीक है भैया, जो सिस्टम पहले था, जो सेनेट व्यवस्था थी, जो कैबिनेट व्यवस्था थी, वो सिंडिकेट था, वो वैसे ही चलेगा। लेकिन ना साडी ਤਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ हो रही है। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ, फिर साडियां जमीना खोण की कोशिश की मोदी ने, हुण साडा माइंड मार रहे हैं। अब सोच के देखिए, कब्जा कर रहे और नहीं, ये कर कौन रहा है? नरेंद्र मोदी जी के प्रेशर पे सब होता है। यूपी में क्यों नहीं करके दिखाते? बहुत बड़ा एक सिख समाज यूपी में रहता है, जरा यूपी में क्यों नहीं आप चू करके दिखाते? या कोई गुंडा माफिया बदमाश, बहुत बड़ी एक है भाई, एंटी बीजेपी लोग वहां भी तो रहते हैं ना। पूरा पश्चिम भरा पड़ा है मुसलमानों से, जरा कुछ गुंडागर्दी कोई करके दिखाए। सबको पता है कि योगी जी 1 मिनट में उल्टा टांगेंगे और बधिया कर देंगे। नहीं, और चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ को कैसे घेर लिया? चंडीगढ़ पे पूरे कब्जा कर लिया इन बदमाशों ने। चंडीगढ़ में किसका प्रशासन है? चंडीगढ़ पुलिस किसके अंडर आती है? होम डिपार्टमेंट के। होम डिपार्टमेंट में कौन है भैया? अमित शाह जी बैठे हुए हैं। अच्छा छोड़िए ना, हरियाणा में आज सारी दुनिया जानती है कि 90% गैंगस्टर जाट हैं। पता है आज तक किसी जाट गैंगस्टर को पुलिस ने कभी कुछ क्यों नहीं कहा? जाट नाराज हो जाएगा। और मोदी जी का तो पहले दिन से है कि ना 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 भैया, जाट नाराज नहीं करने। सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ जैसे 2 विश्वासघाती उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर बना के रखे, और उन दोनों ने मोदी जी के मुंह पे कालिख पोती। पर मोदी जी ने कभी कुछ कहा? एकदम नहीं। मोदी जी शांत रहे। क्यों? जाटों को नहीं, पहलवान आंदोलन को 2 दल चलाते रहे, इनका एक मंत्री उनको प्रेशर देता रहा, एक शरीफ आदमी को बदनाम करते रहे। ब्रिजभूषण शरण सिंह माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, गैंगस्टर हैं। ये सारी दुनिया इस बात को कोई बुरा नहीं मानता, वो खुद भी बुरा नहीं मानते। वो कहते हैं हाँ मैं हूं दबंग, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। इस बात को खुद उनका बेटा और वो कहते हैं। लेकिन उन्होंने कभी किसी बहन बेटी की इज्जत का खिलवाड़ नहीं किया। पूरा गोंडा गवाह है, पूरा बलरामपुर, बहराइच, अयोध्या गवाह है। एक किस्सा सुनवा दीजिए, उनके परिवार में उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखी हो? हम इतना जानते हैं, उनको नंगा करके बाजार में मारेंगे कालिख पोत के। किसी की बहन बेटी के साथ उनके नाम पे कोई बदतमीजी करके दिखा दे, कोई प्रशंसक उनका करके दिखा दे, हिम्मत नहीं है किसी की। उत्तर प्रदेश का कल्चर नहीं है। मैं आपको किस्सा सुनाता हूं, ये नेताजी ने मुंह से सुनाया था बाबा जी। यही कीर्तिवर्धन सिंह राजा बल रहे किस्सा सुन। किसी औरत के साथ बदसलूकी करने का कोई आरोप तो मैंने आज तक किसी माफिया पे नहीं सुना। मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। नेताजी ने बोला कि एक बार मुझे पता चला कि यही कीर्तिवर्धन सिंह राजा बलरामपुर, जो जिनकी डेथ उनके बेटे हैं, उनको पता चला कि जिस ट्रेन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस ट्रेन में राजा साहब का परिवार भी जा रहा है। उनकी ट्रेन की सीटें कंफर्म नहीं है। उनकी बेटियां थी या पतोह थी, शायद सीट छोड़ दिए थे अपनी। ये होता है संस्कार, ये होता है संस्कार। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रेशर पे, उनके एक मंत्री के प्रेशर पे 2 साल बेबुनियाद आरोप लगे, उनका चरित्र, उनके पूरे परिवार का चरित्र हनन किया गया। इन सब के पीछे नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है, उनकी सरकार जिम्मेदार है। आज जो हरियाणा का हाल है, आज जो पंजाब का हाल है, और जो हाल वो दिल्ली का कर रहे हैं, ये सब नरेंद्र मोदी जी की देन है। अरे आज तो हरियाणा में आपकी सरकार है, आज तो दिल्ली में आप बैठे हैं, एनआईए आपके नीचे, ईडी आपके नीचे। नहीं, फिर लोग कहते हैं तो, नहीं, फिर लोग योगी को क्यों याद नहीं करेंगे? आज चंडीगढ़ का आम आदमी कहता है कि यार यहाँ भी योगी जैसा आदमी चाहिए। मोदी जी ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, और योगी जी सन्यासी हैं। बस यही एक फर्क है दोनों लोग। योगी जी के साथ जो एक बेनिफिट और जुड़ा है ना, वो है कि वो सन्यासी। वो किसी ने पूछा था ना कि आप अपने परिवार का ख्याल क्यों नहीं रखते, तो कहते कि मेरा पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश मेरा परिवार है, और मुझे इस परिवार का ख्याल रखना है। मेरे परिवार की चिंता आप लोग करिए। खैर चलिए, ये तो पर कुल मिला के तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होनी चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूं ना, 2014 से लेकर आज 2025 तक तो भाजपा ही है ना, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। तब भी अलफलाह
फूल फल फूल रही थी, पनप रही थी, आतंक की फैक्ट्री बन गई थी। ऐसे आरोप हैं, इसकी जांच चल रही है कि क्या अल फलाह की लेबोरेटरी में हरियाणा का इंटेलिजेंस बम ब्यूरो। तैयार किया गया। मैं एक बात पूछूंगा आपसे बाबा जी, 2008 में जो कोई ऑफिसर्स थे जिन्होंने छापा मारा था अल फलाह पे, कहीं किताबों में तो, कहीं बुक्स में कुछ तो रिकॉर्ड रहा ही होगा, न रहा होगा। कानों कान मुझे जैसे किसी ने बताया, आपको बताया, किसी ने उनको बताया होगा जो आज ऑफिसर्स बैठे हैं। क्या हरियाणा के होम डिपार्टमेंट को, आईबी को किसी ने नहीं कान में खबर दी कि भैया अल फलाह नाम की यूनिवर्सिटी ऐसे में काम हुआ था और 2008 में वहां ऐसे छापा पड़ा था? वो जो 2 बटला हाउस आतंकवादी मारे थे, जिनके लिए सोनिया माता आंसू बहा रही थी, एक के जेब में लाइब्रेरी कार्ड मिला था अल फलाह कॉलेज का, किसी ने नहीं बताया। अच्छा, अब तो पता चल गया, अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया, अब तो सब कुछ एकदम खुल चुकी है किताबें। और अब तो अल फलाह को इन्वेस्टिगेट कर लो, उसके मालिक फवाद को कर लो, अब किसकी वेट हो रही है? तब तो तो भैया कहने का मतलब, आज की चर्चा को कंक्लूड कर रहा हूं एक वाक्य से, दुनिया जो योगी जी की फैन है वो ऐसे ही नहीं है। योगी जी काम दुनिया जो करते हैं। बुलडोजर की फैन है वो ऐसे ही नहीं है। हाँ, बुलडोजर बहुत जरूरी है और अल फलाह पर बुलडोजर चलना चाहिए। हमें ऐसी आतंक की फैक्ट्रियां नहीं वो जो चाहिए। घुटने में गोली वाला कॉन्सेप्ट है ना, गाड़ी पलटने वाला, वो ऐसे ही यूपी शांत नहीं हुआ है। विकास दुबे की गाड़ी पलट दी और कम से कम 1000 को गोली मार दी घुटने में, किसी को कमर में, कुछ शहीद कर दिए, कुछ जेल में निपटा दिए। ऐसे यूपी आज शांत नहीं, आज ऐसे यूपी में बाबा बाबा नहीं हुई पड़ी है पूरे इंडिया में। ऐसे ही बाबा आज सभी वामपंथियों और लिबरल्स के और लेफ्ट लिबरल्स के आंख का निशाने पर कांटा नहीं बने है। हुए हैं। आज पूरे विश्व में जो योगी जी की बदनामी कर रहे हैं, करते हैं कि योगी जी के यहाँ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। गुंडागर्दी, माफियागिरी, आतंकवाद यूपी में नहीं चलेगा। सिंपल बात, आप और मैं या कोई नहीं कर सकता। कोई सपाई भाजपाई किसी की हिम्मत नहीं है। कुलदीप सेंगर इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है कि सबूत ना होते हुए भी सरकार ने उनको टांग दिया कि ठीक है भैया, चलो इससे एक सोशल मैसेज जाएगा कि अगर आप भाजपा के नेता, सांसद, विधायक भी हैं तो ठीक है, आपके नाम पे अगर गुंडागर्दी हो रही है तो आप भी जाओ। कुल मिला के अल फलाह पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। आज की जी, चर्चा को समाप्त करेंगे। जय श्री राम, हर 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 महादेव। महादेव।